जी भाई हो। तो यहाँ पे पढ़ लें, आपको क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। अ सिस्टम एडमिन वांट्स टू क्रिएट अ ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट? राउट 53 के अंदर पढ़ा था। इंफ्रास्ट्रक्चर बाय यूजिंग राउट 53 टू ग्रेजुअली फेज आउट द ब्लू इन्वायरमेंट विद। तो वहाँ पे मतलब आपसे ये कह रहा है, हमने पढ़ा था कि राउट 53 जो होता है ना, तो इसके अंदर डिफरेंट राउटिंग पॉलिसी का यूज करते हैं। फेल ओवर होती है, वेटेड होती है, सिंपल होती है, मल्टी वैल्यू, और भी होता है, तीन होती हैं, तीन चार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना, वो हमारे पास आएगा वेटेड राउटिंग पॉलिसी। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वो कंसेप्ट आ रहा है कि आपके पास ना दो रीजन चल रहे हैं, और आप उनके दरमियान जो है ना प्रोपोर्शन के थ्रू आप ट्रैफिक को डिवाइड कर रहे हो कि एक पोर्शन के अंदर आपके पास 20% ट्रैफिक आ रही है, दूसरे के अंदर 80 आ रही है, फिर 30-70 हो गई, फिर इसी तरह 40-60 हो गई, 50-50 हो गई, 40-60, 30-70, 20-80 एंड 10-90। एंड एक टाइम आया कि आपने एक रीजन के ऊपर ट्रैफिक को बिल्कुल खत्म कर दिया और तमाम ट्रैफिक दूसरे रीजन के ऊपर आपने कन्वर्ट कर दी या शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो हम एक फेज से निकल दूसरे फेज के ऊपर जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। तो उसके लिए जो है ना हम यूज जो करेंगे राउटिंग पॉलिसी, वो होगी वेटेड एवरेज राउटिंग पॉलिसी। तो यहाँ पे सेकंड होगा। फेल ओवर सिंपल ये नहीं होगा। अगर आपने इसको पढ़ना है ये क्या होती है पॉलिसी, तो जो हमारा डॉट 3 पर सेक्शन है, चैप्टर, उसको स्टडी कर लें लेक्चर। नेक्स्ट करें। Which type of scaling policy use CloudWatch alarm and varies the scaling response based on the size of alarm range? जी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास एक स्केड्यूल है, सिंपल है, टारगेट ट्रैकिंग स्टेप है। तो जहाँ पे जो मोस्ट सुइटेबल आंसर मुझे लग रहा है वो फोर्थ वन है, स्टेप स्केलिंग पॉलिसी। ठीक है, स्केड्यूल के अंदर तो ये नहीं होगा। स्केड्यूल के अंदर हम स्केड्यूल करते हैं कि इस टाइम के ऊपर, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हमारी जो है ना हमारे इंस्टेंस बढ़ जाए। सिंपल के अंदर हम सिर्फ जो है ना सिंपल स्केलिंग के अंदर टारगेट डिफाइन करते हैं, और टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी के अंदर भी हम ये सिंपल टारगेट को डिफाइन करते हैं। जो स्टेप स्केलिंग पॉलिसी होती है ना, उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि जैसे हमारी जो ट्रैफिक है वो 10% से इंक्रीज हो, एक सर्वर इंक्रीज हो जाए हमारा। जैसे ही 20 से इंक्रीज हो ट्रैफिक, दो सर्वर बन जाए, 30 से इंक्रीज हो तीन सर्वर बन जाए। तो इस तरह हम वहां पे स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं। वेर इज द स्केलिंग रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन साइज ऑफ अलार्म ब्रीच, कि जैसे जैसे आपके अलार्म ब्रीच होते रहेंगे, आपने जो आपका थ्रेशोल्ड ब्रीच होता रहेगा, आपके जो है ना सर्वर भी इंक्रीज होते रहेंगे ऑटोमेटिकली, स्केलिंग होती रहेगी। ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं स्टेप स्केलिंग पॉलिसी। नेक्स्ट करें। हमें सर्विस या कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विस, कौन सी सर्विस है जिसको हम सीडीएन सर्विस भी बोलते हैं? तो वो हमारे पास सिंपल जो है वो है क्लाउड फ्रंट। ठीक है, क्लाउड फ्रंट क्या होती है? आपके पास एक सीडीएन सर्विस होती है जो आपके यूजर तक आपके डाटा को फास्ट डिलीवर करती है। ठीक है, जिसको डाटा को फास्ट डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है क्लाउड फ्रंट को। तो ये आपके पास एक सीडीएन सर्विस है। तो ये किसको यूज करती है? कैशे सर्विस को। उसका नाम क्या है? डाटा को तो कैश ही करती है, कहाँ पे कैश ही करती है डाटा को? रीजन के अंदर। नहीं, उसका एक नाम हमने पढ़ा था कि जो क्लाउड फ्रंट एक सीडीएन सर्विस है जो आपके डाटा को कैश ही करती है एट दी एज लोकेशन। एज एज लोकेशन, लोकेशन सर। हाँ एज लोकेशन एज। के ऊपर डाटा को कैश करती है। एज लोकेशन भी होती है, तो रीजनल एज कैशेस भी होती हैं, तो उसके ऊपर आप डाटा को कैश किया जाता है। नेक्स्ट करें। दिस टाइप ऑफ ELB should network engineer to use distribute request to a website running EC2 instance in a bit। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे हम कौन सा VPC यूज करेंगे, सॉरी लोड बैलेंसर यूज करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट तरह के लोड बैलेंसर होते हैं। हमारे पास क्लासिक लोड बैलेंसर होता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है, एप्लीकेशन और गेटवे लोड बैलेंसर होता है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, उसके अंदर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं बताई हुई कि हमें जो है ना परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा चाहिए, हम ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस तरह कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं बताई गई। अगर बताई गई होती तो फिर उसके लिए फिर हम नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज करते हैं। ठीक है, या अगर आपको बता देता कि वहाँ पे TCP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको बता देता। तो यहाँ पे सिंपल वो बता रहा है कि EC2 को हमने बनाना है, EC2 को यूज करना है, तो उसके लिए सिंपल हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चेक फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट? जी, कि जैसी आपकी सर्वर के ऊपर लोड बैलेंसर के ऊपर जैसे रिक्वेस्ट आएगी इंटरनेट से, तो कौन उस रिक्वेस्ट को लिसन करेगा सबसे पहले जाके, कि ओटीटी। किसकी, कौन करेगा?
लिसनर करेगा सर, पोर्ट आई लिसनर थिंक। करेगा, ठीक है। तो लिसनर जाके वो चेक करेगा कि किस पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। तो जिस पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आई है, लिसनर ग्रुप उसको उठा के उस स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे आपने पोर्ट इनेबल की हुई है। तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा था, लिसनर क्या होता है, वो उसके सारे कंपोनेंट, तो उसका लोड बैलेंसर वाला जो लेक्चर है वहाँ पे इसको पढ़ लें। इसको सबमिट करें और ग्रेड्स चेक करें इसके तरह। ठीक है, नेक्स्ट करें। जी स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। यहाँ से आपसे कह रहा है विच एडब्ल्यूएस कंटेनर सर्विस, ठीक है। मतलब कंटेनर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब हम कंटेनर सर्विस यहाँ पे कोई ना कोई यूज करेंगे। तो क्या हो सकता है हमारे पास, ईसीएस हो सकता है कंटेनर सर्विस। कैन कस्टमर यूज टू रन कंटेनर विदाउट हैविंग टू मैनेज सर्वर्स। तो यहाँ पे वो आगे कंडीशन भी बता रहा है। अगर तो सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन होता विच एडब्ल्यूएस कंटेनर सर्विस कैन अ कस्टमर यूज टू रन कंटेनर, तो हम क्या यूज करते, ईसीएस यहाँ पे ईसीआर। सिलेक्ट करते, ईसीएस, ठीक है, ईसीएस सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आगे वो ठीक है, कंडीशन ये ईसीआर। लगा रहा है, आगे वो कंडीशन ये लगा रहा है विदाउट हैविंग टू मैनेज सर्वर्स, के ओके। कंटेनर सर्विस तो हम यूज कर रहे हैं लेकिन सर्वरलेस कंटेनर सर्विस है, कि वहां पे जो यूजर है उसको मैनेज नहीं करना पड़ रहा सर्वर्स को। उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम फारगेट यूज करेंगे। फारगेट क्या होता है, फारगेट आपके पास एक सर्वरलेस कंटेनर सर्विस होती है जिसके अंदर यूजर को मैनेज नहीं करना पड़ता, हैंडल नहीं करना पड़ता, वो सारी चीजें नहीं करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन अगर हम ईसीएस की बात करें तो उसके अंदर सारा कुछ हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट करें। Which AWS service should a customer use if they must store, manage and deploy Docker container images? हमने डॉकर की इमेजेस को स्टोर करना है या वहां से पुल करना है, वहां से पुश करना है, तो कौन सी रजिस्ट्री होती है एडब्ल्यूएस की? तो वो हमारे पास ऑब्वियसली होगी ईसीआर, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। जिस तरह ओपन सोर्स के अंदर होती है डॉकर रजिस्ट्री, डॉकर हब होता है, यहाँ से उसको कंटेनर इमेजेस को पुल भी करते हैं, पुश भी करते हैं। इसी तरह तमाम क्लाउड वालों की अपनी अपनी रिपोजिटरीज होती हैं, ठीक है। जो एडब्ल्यूएस वाले होते हैं इसको हम बोलते हैं ईसीआर, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, जहाँ पे डॉकर की इमेजेस पड़ी होती हैं। नेक्स्ट करें। What performs the work in a workflow when AWS step function is running? तो जो स्टेप फंक्शन होता है वो क्या काम परफॉर्म करता है, टास्क परफॉर्म करता है, डिफरेंट टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट करें। Which service can a customer use to build and run application without provisioning and managing servers? हम्म विच सर्विस कैन अ कस्टमर टू यूज, यहाँ पे देखिए वो आपने जो लगाया हुआ ना थर्ड वाला, यहाँ पे वो उसकी कोई बात नहीं कर रहा, मतलब कंटेनर की बात बिल्कुल नहीं कर सर। रहा, यहाँ पे कंटेनर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये लैम्डा है। विच यहाँ पे सर्विस कैन कस्टमर यूज टू बिल्ड एंड रन एप्लीकेशन विदाउट प्रोविजनिंग और मैनेजिंग सर्वर्स। हम्म तो यहाँ पे भी मतलब बात क्या करना चाह रहा है, वहां पे वो बात कर रहा है, ये देखिए वो कह रहा है विदाउट प्रोविजनिंग और मैनेजिंग सर्वर, मतलब किसकी बात कर रहा है, सर्वरलेस की बात कर रहा है। कोई ऐसी सर्विस आएगी जो सर्वरलेस लैम्डा हो, तो वो हमारे पास लैम्डा है लैम्डा ये। ही है। विच रेस्ट रिक्वेस्ट मेथड क्रिएट्स अ रिसोर्स, तो यहाँ पे पोस्ट आएगा, पोस्ट गेट पुट, आई थिंक पोस्ट ही आएगा, तो सबमिट करें। ग्रेड भी चेक कर लें, गुड हो गया। चलो नेक्स्ट वाला ओपन कर लें। जी भाइयों, तो यहाँ पे देखें दिस सोल्यूशन प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज फॉर EC2 इंस्टेंस। चलें, ये इससे पता चलेगा कितनी तैयारी है आपकी। ये दोबारा वही बात है जो हमने शुरू शुरू में पढ़ी थी जब हम EC2 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सही। EC2 के लिए हमने कोई टेम्परेरी स्टोरेज यूज करने, तो कौन सी यूज करेंगे? पहली बात तो ये है कि जब भी हमने EC2 की बात करेंगे, EC2 के लिए स्टोरेज यूज करनी है तो कौन सी यूज करेंगे, हमेशा ब्लॉक लेवल स्टोरेज आएगी हमारे पास। तो ब्लॉक लेवल स्टोरेज के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है EBS और एक आता है इंस्टेंस स्टोर, ठीक है। तो बाकी में तो आप रहने दें। जो EFS होता है ये शेयर्ड फाइल स्टोरेज होती है, ठीक है। इसको टेम्परेरी पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाता, इसको हम यूज करते हैं फॉर परमानेंट स्टोरेज, तो इसको तो रहने दें, ये नहीं होगा। जो S3 होगा उसको हम EC2 के साथ अटैच ही नहीं कर सकते, ठीक है, एज अ हार्ड ड्राइव।
तो ये दोनों तो नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जो ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है दो ही होती हैं, एक इंस्टेंस स्टोर और दूसरी ईबीएस। तो इन दोनों में से टेम्परेरी कौन सी होगी? इन दोनों में से एक हमारे पास है परमानेंट स्टोरेज और एक होती है टेम्परेरी। तो इनमें से परमानेंट कौन सी होगी और टेम्परेरी कौन सी होगी? सर आई गेस परमानेंट ईबीएस होगी और टेम्परेरी ईएफएस होगी। बिल्कुल, जो ईबीएस और शेयरिंग करते हैं इंस्टेंस ना। स्टोर जो है ना, ये आपके पास ब्लॉक लेवल स्टोरेज है जो एज अ हार्ड ड्राइव काम करती है EC2 के लिए, ठीक है। लेकिन जो ईबीएस है ये परमानेंट ब्लॉक लेवल स्टोरेज है, और जो इंस्टेंस स्टोर होती है हमारे पास होती है टेम्परेरी ब्लॉक लेवल स्टोरेज। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट वाला। तो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है, आपको बता रहा है वो कि टेम्परेरी स्टोरेज यूज करनी है EC2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, नेक्स्ट करें। विच Amazon सर्विस S3 ऑब्जेक्ट storage class should be used when the pattern access data is unknown or changeable। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने डाटा को बिटवीन डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस में मूव करवाना है, ठीक है। अब हमने डाटा का पैटर्न नहीं पता, एक्सेस पैटर्न नहीं पता कि कौन सा डाटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस होगा, कौन सा इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस होगा। तो वो कह रहा है कौन सी सर्विस को यूज करें कि हमारा जो डाटा है ना वो ऑटोमेटिकली मूव होता रहे तमाम स्टोरेज क्लास के अंदर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न बिहेवियर। तो सेकंड सेकंड वन होगा सर, इंटेलिजेंट टीयरिंग। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो होगा सेकंड बार। जो इंटेलिजेंट टीयरिंग होती है ये काम यही करता है कि आपके डाटा के एक्सेस पैटर्न को मॉनिटर करता है और फिर ये देखता है कौन सा डाटा कौन सा डाटा आपका फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, कौन सा इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है। तो उस बेस पे ये आपके डाटा की क्लासेस को चेंज करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट करें। विच EBS वॉल्यूम टाइप प्रोवाइड्स द हाईएस्ट परफॉर्मेंस फॉर फ्रीक्वेंट रीड राइट ऑपरेशंस। रीड राइट ऑपरेशंस जो है ना हमें हाई चाहिए, एबीएस मेरे ख्याल से वॉल्यूम ये है सर। चाहिए हमें। तो वहां पे हमें हाई रीड राइट, तो कोल्ड वाला तो नहीं होगा और HDD भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो SSD है, ये देखें, जो कोल्ड आईओ एचडीडी टू है पढ़ रहे ना, हैं। जो कोल्ड मेरे ख्याल से एचडीडी है सर इसको तो निकाल दें, लास्ट वाला ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड। SSD में ऐसे कोई एक ऑप्शन होगा। क्योंकि जो बिल्कुल। SSD होती है उसकी रीड राइट ऑपरेशन ज्यादा होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो बिल्कुल। यहाँ पे जो SSD आ रही, दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक GP3 आ रहा है, एक आ रहा है IO2। लेकिन जो IO2 है इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है GP3 से। जीपी का मतलब होगा जनरल पर्पस, हम्म, लेकिन आईओ का मतलब होता है प्रोविएंट आईओ, जहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ज्यादा मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है, सर। जहाँ पे आपको रीड राइट ऑपरेशन ज्यादा मिलेंगे। तो सेकंड वाला होगा हमारे पास। नेक्स्ट करें। स्टोरेज सॉल्यूशन कैन बी दिस स्टोरेज अटैच्ड क्वेश्चन मैन। कैन बी अटैच टू EC2 इंस्टेंस जी। लास्ट वन। EC2 के साथ कौन सी अटैच कर सकते हैं हम? अरोरा अटैच कर सकते हैं, स्नोबॉल। ग्लेशियर तो यूज नहीं ना कर सकते, एक ग्लेशियर को तो आप निकाल देंगे। S3 को हम कभी भी EC2 से अटैच नहीं कर सकते एज अ हार्ड ड्राइव या एज अ वॉल्यूम। स्नोबॉल भी नहीं होता, वो सर्विस होती है, अरोरा डेटाबेस सर्विस है, इसको भी यूज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली पीछे क्या बच गया हमारे पास? ब्लॉक लेवल स्टोरेज, इसी को अटैच करेंगे। और फिर हमने अभी पढ़ा था कि जो ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है उसके अंदर दो ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, एक टेम्पररी ब्लॉक लेवल स्टोरेज जिसको हम EBS बोलते हैं, सॉरी ठीक है, कि जो हमारे पास होते हैं ब्लॉक लेवल स्टोरेज उसके अंदर दो आते हैं, एक EBS आता है, एक होता है इंस्टेंस स्टोर। तो यहाँ पे हमारे पास EBS है, तो इसी को यूज करेंगे। तो EBS क्या होती है हमारे पास? परमानेंट ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है, टेम्पररी ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है? सर टेम्परेरी तो नहीं होती, लेकिन आप इसको मतलब अपना सारा डेटा वहीं पे सेव करते हो। परमानेंट परमानेंट ही होती होती है, है। परमानेंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप EBS यूज कर रहे हो EC2 के साथ एज अ हार्ड ड्राइव, तो क्या होगा कि अगर आप अपने EC2 को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करोगे या इवन उसको टर्मिनेट भी कर दोगे, अगर हम टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एनेबल किया हुआ है, तो आपका जो वॉल्यूम होगा ना वो डिलीट नहीं होगा, उसके अंदर डाटा आपका परसिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंट स्टोर यूज कर रहे हो EC2 के साथ, तो उसके अंदर डाटा परसिस्ट नहीं करेगा। जैसे आप अपने EC2 को स्टॉप करोगे आपका डाटा तमाम जो है ना वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करें। हाउ मच टाइम शुड इट टेक टू अ स्टैंडर्ड टेबल फॉर डाटा Amazon S3 ग्लेशियर। तो हमने पढ़ा था कि जो S3 ग्लेशियर होता है उसके अंदर टू टेक टू कुछ स्टैंडर्ड।
रिट्रीवल हमारे एसिड पास ग्लेशियर। ऑप्शन होते हैं, अभी देख लेते हैं। अच्छा हम्म। आप जो है ना गूगल पे सर्च करें, पर आई amazon। गेस 1 डे है। नहीं वन डे नहीं होगा, आप गूगल पे सर्च करें ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए। एसिड ग्लेशियर। हाँ वहाँ पे सर्च करें। सर ये आई गेस 5 to 12 आवर तो नहीं होगा, या तो क्योंकि ग्लेशियर है ना सर, ये तो मतलब उतर होता है जहाँ पे आपको इंस्टेंटली डेटा नहीं चाहिए होता, बहुत पुराना डेटा आपको आर्काइव हम्म। करना होता है, तो एसिड ग्लेशियर में बहुत टाइम लगता है। तो 5 to 12 आवर होगा या 1 डे होगा? 5 to 12 आवर्स होगा यहाँ पे। नहीं, 3 to 5 आवर्स है। अच्छा यहाँ पे जो है ना, मैं आपसे ये कह रहा था कि 3 to 5 आवर्स होगा। मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इसको जरा ऊपर लेके जाएं। यहाँ पे आपने ये सर्च करना है, amazon S3 ग्लेशियर रिट्रीवल ऑप्शंस। अमेज़न एससी ग्लेशियर रिट्रीवल ऑप्शन, हाँ रिट्रीवल ऑप्शंस। ऑप्शंस। ये नीचे डॉक्यूमेंट लिखा हो ना, आर्काइव रिट्रीवल ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दें। क्योंकि इसके अंदर आपको 3 प्लान मिल रहे होते हैं, यहाँ पे देखें। एक सबसे पहले आता है एक्सपीडिटेड, ठीक है। जो एक्सपेडाइटेड। एक रिट्रीवल ऑप्शन आपके पास होता है एक्सपीडाइटेड, और सेकंड बार आपके पास होता है स्टैंडर्ड, और थर्ड वाला देखिए कौन सा होता है आपके पास, बल्क वाला होता है। ठीक है, एक्सपेडाइटेड हो गया, स्टैंडर्ड एंड देन यहीं पे देख लें ये जो आपको टेबल मिल रहा है ना। एक्सपीडिटेड के अंदर क्या होता है कि अगर आप ये रिट्रीवल ऑप्शन यूज करेंगे तो आपको डाटा विद इन 1 to 5 मिनट्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो वहां पे आपको डाटा विद इन 5 आवर्स आपको मिलेगा। ठीक है। और ओके। लेकिन अगर आप जो है ना वो यूज कर रहे हैं बल्क। स्टैंडर्ड, हाँ बल्क यूज कर रहे हैं, 3 to 5 आवर यहाँ मिलेगा। और जो अगर आप बल्क यूज करें तो वहाँ पे 5 to 12 आवर लग सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने जो फर्स्ट वाला रो है ना ये इसको देखना है। एक्सपीडिटेड के अंदर 1 to 5 मिनट्स, स्टैंडर्ड के अंदर 3 to 5 आवर्स, एंड बल्क के अंदर 5 to 12 आवर्स। तो डिफरेंट रिट्रीवल ऑप्शन होते हैं, आपने इसको याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी वो हमसे ओके पूछ सर। रहा है स्टैंडर्ड के बारे में पूछ रहा है, तो उसका ना 3 to 5 आवर्स का आएगा हमारे पास। स्टैंडर्ड 3 to 5 आवर्स। ठीक है, इसको सबमिट करके ग्रेड्स चेक कर लें।